हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार एसआई और बीपीएससी पीटी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह सेट लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे नए ऐसे प्रश्न को जोड़ा है जो आपको बहुत ही कम किताबों और बहुत ही कम यूट्यूब चैनल पर कोई बताता होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो सचमुच अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेशल जीके जीएस बिहार एसआई और बीपीएससी के लिए है। ठीक है, बिहार एसआई का मेंस और बीपीएससी का पीटी के लिए। ठीक है, और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने इसमें जोड़े हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, द लिटिल बैलेंस ला वैलेंसिटा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको गैलीलियो ने लिखी है। ठीक है, गैलीलियो। पुस्तक का नाम क्या है? द लिटिल बैलेंस। ठीक है, इसका अन्य नाम है ला वैलेंसिटा। गैलीलियो ने अन्य दो पुस्तक और भी लिखी हैं, जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज और है लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। ठीक है दोस्तों, ये तीन पुस्तक गैलीलियो ने लिखी है। इसको याद कर लीजिएगा कौन कौन है। तीनों पुस्तक का नाम है द लिटिल बैलेंस या ला वैलेंसिटा, दूसरा है डिस्कोर्स ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, और तीसरा है लेटर्स ऑफ द सन स्पॉट। अगला है माचू पिचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? तो ये पेरू में है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी के पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, माचू पिचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? तो ये पेरू देश में है। और पेरू देश किस महाद्वीप में है? तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है किस राज्य ने खेलों का उद्योग को दर्जा दिया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये करंट अफेयर की है, मिजोरम ने दिया है। ठीक है, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है, और ये किस देश के साथ सीमा साझा करती है? तो म्यांमार के साथ। ठीक है, अगला है केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये किस प्रकार के निकाय हैं? तो ये एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय और एक होता है संवैधानिक निकाय। तो संविधिक निकाय का तात्पर्य क्या है? तो वैसे निकाय जिनका जो स्थापना हुआ है वो किसी कानून के तहत हुई है। ठीक है, किसी कानून के, संसद में कोई विधेयक पेश की गया, उसके तहत किसी भी आयोग की निर्माण हुआ या गठन किया गया, तो वो सभी संविधिक निकाय के तहत जाते हैं। और संवैधानिक निकाय वे सब हैं जिनका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में किया गया है, वे सभी क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय में जैसे कि आपका चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ठीक है, योजना आयोग हो गया, और ये हमारा क्या है? संविधिक निकाय, जिसमें आपका केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, ये सभी संविधिक निकाय है जिसको संसद द्वारा बनाई गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, माय मदर नामक चित्रकला किसने लिखी है? ठीक है, सॉरी लिखी नहीं है, बनाई है। माय मदर नामक चित्रकला किसकी है? तो ये अवनींद्रनाथ घोष की है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर की। अगला है राजमोहन वाइफ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो राजमोहन वाइफ नामक जो है ये पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की दो और भी पुस्तक है जो कि महत्वपूर्ण है। वो पुस्तक का नाम क्या है? देवी चौधराइन और आनंदमठ।
ये जो है एग्जाम से पूछे हुए प्रश्न है और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। रामसुवंश वाइफ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। हमारा अगला प्रश्न है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किए थे, तो ये 1839 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया था, कब किए थे, 1839 में। कभी कभी आपको ये पूछ दे तत्वबोधिनी सभा के स्थापना संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1839। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में हमेशा बनते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स ISOR, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में स्कॉलरशिप के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो ये नंदलाल बोस थे, ठीक है, नंदलाल बोस। इनका जन्म जो है 1882 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1907 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे खसाबा दादा साहेब जादव। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में सब लोग जानते होंगे KD जादव के नाम से, ठीक है। आप सबको याद होगा KD जादव, इनका पूरा नाम है खसाबा दादा साहेब जादव। इन्होंने हेलसिंकी में 1952 में, ठीक है, हेलसिंकी के 1952 के खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और KD जादव को पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है, भारत के किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो यह है कुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। और कुर्ग को कर्नाटक का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर सवाल आपको एग्जाम्स में पूछ दे कि कर्नाटक का कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है कुर्ग, ठीक है। और ये कुर्ग जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर, ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ये किस पहाड़ी पर है, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी पर। अगला है, धारवाड़ का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, ठीक है, धारवाड़ का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, तो ये है हुबली, ठीक है, हुबली को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और हुबली में रेलवे जोन भी है, ठीक है। तो हुबली कहाँ, कौन सी रेलवे जोन है, तो वो है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हुबली में ही है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से, ठीक है दोस्तों, किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से है, ठीक। और हॉकी का जो विश्व कप है 2023 में कहाँ खेली जानी है, तो वो अपना देश भारत में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हॉकी का विश्व कप 2023 कहाँ खेली जाएगी, हमारे देश भारत में खेली जाएगी। अगला है, बेलारूस की राजधानी क्या है, बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क है, ठीक है, मिन्स्क। और बेलारूस की मुद्रा क्या है, तो बेलारूसी रूबल है, ठीक है दोस्तों, बेलारूसी रूबल। हमारा अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल में स्थित है। ये जम्मू और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये दर्रा जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है, बनिहाल दर्रा, जो कि पीर पंजाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नए जारी किए गए 500 रुपये के नोट का आयाम क्या है, ठीक है। नोट से रिलेटेड अभी जितने भी नोट है उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उनका कलर पूछ लिया जाता है, उसमें किस चीज़ का चित्रण किया गया है उस नोट में, वो सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। या आपको आयाम भी पूछ लिया, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो पूछी जा सकती है। तो उसका आयाम क्या है, 500 रुपये जो नए नोट है उसका आयाम 150 मिलीमीटर और चौड़ाई है 66 मिलीमीटर, ठीक है, लंबाई है 150 मिलीमीटर और 66 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को
किसने प्रतिपादित किया है? तो ये है अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और अल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। यदि पूछ दिया जाए कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है, किसकी लिखी हुई पुस्तक है, तो ये है अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत डिस्पोजल आय से क्या तात्पर्य है, कैसे निकाला जाता है? तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान को घटा दिया जाए तो, ठीक है। व्यक्तिगत आय में से किसको किसको घटाना है? व्यक्तिगत कर भुगतान को और गैर कर भुगतान को घटाना है, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आपको यदि वीडियो ये अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, ताकि और भी वीडियो आपको बिहार एसआई बीपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, उसका सेट जो है तैयार करके उसका वीडियो बना करके और आपको बता सकूं। मुझे आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलेगी जब आप लाइक करेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मूल्य सिद्धांत, ठीक है। यदि आपको ये सभी अगर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो उसे आराम से पढ़ें, 1-2 बार 3 बार पढ़िए और उसको नोट करिए, ठीक है, कॉपी पर लिखिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला क्या था प्रश्न? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वाटर टैंकों में से शैवाल को नष्ट करने के लिए, ठीक है, वाटर टैंक जिसमें पानी भरी जाती है, पानी की टंकी, उसमें अगर शैवाल लग जाए तो उसको नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है, विल्सन नामक बीमारी होती है यदि आप हमारे शरीर यानी कि मानव शरीर से तांबा की मात्रा की कमी होती है। ये तांबा, आयरन यानी कि लोहा, कैल्शियम, ये सभी नैनो पार्टिकल में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल में। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क द्वारा किया जाता है? ये सब प्रश्न जो है रेलवे में, एसएससी में बहुत बार पूछी गई है कि मैग्नीशियम का निष्कर्षण, ठीक है, किस अयस्क द्वारा होता है? तो कार्नेलाइट, ठीक है, किस अयस्क द्वारा? कार्नेलाइट। यदि लोहे का पूछे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, जिंक ब्लेड, जिंक से। बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगने वाले आग, ठीक है, जब भी पेट्रोल से आग लगती है तो उसको किस मतलब रसायन से उसको बुझाया जाता है? ठीक है, अलग अलग तरह से आग लगती है, अलग अलग तरह से उसको बुझाने का तरीका होता है, ठीक है। तो पेट्रोल से जब आग लगती है तो उसको किस प्रकार के अग्निशमक से का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, झाग वाला अग्निशामक। हमारा अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी ओटावा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। और ये जो ओटावा है ये यूएसए यानी कि अमेरिका के थोड़ा सा जो सीमा है उसी के निकट में है, ठीक है। कनाडा से जुड़ी अन्य रोचक तथ्य क्या है? तो विनिपेग झील कहाँ स्थित है? विनिपेग झील भी कनाडा में है, रेंडियर झील भी कनाडा में है, ठीक है। विनिपेग को मैंने बताया था कि उसे गेहूं की मंडी कहा जाता है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग शहर ही में ही है, ठीक है। और क्या है उसमें? तो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, ठीक है, वो भी कहाँ है? कनाडा में स्थित है। सबसे बड़ी समुद्री तट जो है किसकी है? सबसे बड़ी समुद्री तट किसकी है? तो ये भी कनाडा की ही है। यदि सबसे लंबी समुद्री तट पूछ दे तो वो चिली देश की है। और अगला प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलने वाला चिकोड़ी चूर्ण, ठीक है,
कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलने वाला चिकोरी चूर्ण जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। नेपथेंथिस खासियाना जिसको घटपर्णी भी कहा जाता है, ठीक है। नेपथेंथिस खासियाना जिसको घटपर्णी भी कहा जाता है, ये दुर्लभ और एवं अपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में, भारत के मेघालय के जंगलों में। हमारा अगला प्रश्न है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, तो यूरेनस ग्रह यानी कि अरुण की खोज किसने की, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। इंदिरा माउंट जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। ये ना कि इंदिरा कॉल समझ लीजिएगा या तो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा माउंट है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। इंदिरा कॉल कहाँ है, तो इंदिरा कॉल हमारे लद्दाख जम्मू का, पहले तो जम्मू कश्मीर में था, अब तो ये दोनों अलग हो गए, तो लद्दाख में है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार पर है, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है जो कि अब डूब चुकी है। क्यों, तो 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट डूब चुकी है, पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है सेवा सदन नामक संस्थान के संस्थापक कौन है, जीएम मालाबारी, ठीक है, कौन है, जीएम मालाबारी। सेवा सदन नामक संस्थान के संस्थापक जीएम मालाबारी है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो ये सभी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें ताकि और भी बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स के लिए और क्या बोलता है ये बिहार एसआई के मेंस के लिए, ठीक है, और भी मैं प्रश्न आपके लिए ऐसे सेट बहुत सारे तैयार करूं और जिसकी वीडियो मैं आपको बनाऊं ताकि बहुत सारी जानकारी आपको मिले जो कि आपको बहुत कम ही जगह पर मिलती हो, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का मैं आपके लिए सेट तैयार करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप इससे लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा तभी, और इसे वीडियो को पूरी देखा करिए, ठीक है। बहुत कम ही लोग इस वीडियो को पूरी देखते हैं, ठीक है। यदि आप सचमुच में सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेहनत हो उतना ही ज़्यादा मेहनत करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे ही वीडियो देखिए, और भी जितने भी हैं करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डीपली प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को भी मैं कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट भी कुछ क्वेश्चन के बता सकूँ, कुछ के अधिकतर क्वेश्चन की कंसेप्ट भी बता सकूँ जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर बताने नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि और भी मैं वीडियो आपके लिए ऐसे प्रश्न से के सेट लाऊं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोने की प्रसिद्ध खान कलगुर्गी और कुलगाड़ी, ठीक है, कलगुरली सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कलगुरली और कुलगाड़ी नामक, ठीक है, ये सोने की खान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया से पूछे जाने वाले जो एग्ज़ाम में पूछे जाती है उनमें और भी है, जैसे कि ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, ग्रेट बैरियर रिफ, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्व या बोलिए उत्तर पूर्व में है, ठीक है। यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दे तो उत्तर पूर्व या तो पूर्व में, ठीक है। यदि आपको ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन पूछे तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो कास्ते द बफन ने किया था, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सबसे पहले कास्ते दी बफन ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सन नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में मैं लड़खड़ा जाता हूँ जिसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। धीरे धीरे इसमें भी प्रोग्रेस आएगा, यानी कि गलती में नहीं, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगी और अच्छा से ही बोल सकूँगा। चलिए यार बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत और धारवाड़ पर्वत का निर्माण जो है किस कल्प में हुआ था, ठीक है, यानी कि कल्प से भी छोटा युग होता है, ठीक है, किस कल्प में हुआ था, तो ये
प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन कल्प, जैसे जुरासिक युग भी आपने पढ़ा होगा, जुरासिक कल्प है, और ट्रायोसिक कल्प हुआ, उस तरह से और भी कल्प हैं। ठीक है, युग भी हैं, कल्प हैं, जिसको एरा में पढ़ना है आपको। एरा नामक चैप्टर है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? ये तो बता दिया मैंने। 33वां नंबर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो पुस्तक है, ये किसकी है, रचना है? तो ये स्टीफन हॉकिंस की है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एग्जाम में पूछी हुई है, इसको याद कर लीजिएगा, स्टीफन हॉकिंस की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय पृथ्वी के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उस वक्त अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भारत किसका है? जो है दक्षिणी भारत जो प्रायद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और भारत का उत्तरी हिस्सा जो है जैसे चीन सब, ये सब अंगारा लैंड के हिस्से हैं। तो ये दोनों पहले एक संयुक्त रूप में थे, यानी कि एक साथ सटे हुए थे। तो इस सटे हुए भाग को, टोटल भाग को क्या कहा जाता था? तो पेंजिया कहा जाता था। और ठीक है, और ये जितने भी समुद्र फैले हुए थे वो सभी पैंथलासा में थे, उन सबको पैंथलासा कहा जाता था। और ये जो टूटने हैं, ठीक है, पेंजिया जो है, जो ये पेंजिया एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड में कब टूटना स्टार्ट किया था? तो ये ट्रायोसिक युग में के अंतिम चरण में ये टूटने लगा था। ठीक है, इसका विभाजन, पेंजिया का विभाजन अगर पूछ दिया जाए, ये सब बीपीएससी बिहार एसआई में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसका अगर पूछ लिया जाए कि पेंजिया का विभाजन कब प्रारंभ हुआ था, तो किस युग में? तो ट्रायोसिक युग। मैं आपको इसको पिक्चर में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है, ये आपका जो है, यही है आपका पेंजिया। ठीक है, ये क्या है? पेंजिया, और इसको कहते हैं पैंथलासा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? पैंथलासा कहते हैं। ठीक है, इसको पैंथलासा कहते हैं, और ये है टोटल पेंजिया। यहाँ देखिए, ये ट्रायोसिक युग के जब अंतिम चरण थी तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या घुसने लगा, दोनों अलग विभाजन की जो होते हैं विभाजन करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके बीच कौन सी सागर आ गई? तेथिस सागर, आपने सुना होगा तेथिस सागर। ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में कौन सी सागर अवस्थित है? तो तेथिस सागर, जहाँ अब आज हिमालय है। ठीक है, पेंजिया का उत्तरी हिस्सा को लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड कहा जाता था, और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए कि अफ्रीका या तो साउथ अमेरिका, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग, अंटार्कटिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये किस चीज़ का हिस्सा था? किसका? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रूस, ये सब जो है, चीन, ये सब जो आता था, एशिया में भी का कुछ हिस्सा, एशिया का कुछ क्या पूरा हिस्सा क्या था आपको क्या बोलता है, अंगारा लैंड में था। ठीक है, ये है अंगारा लैंड, और ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये लॉरेशिया अलग हो गया, बीच में तेथिस सागर, गोंडवाना लैंड हो गया, और ये टूटकर आज जो है ना इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये आफ्टर ये इस तरह का आपका दिख रहा है। ठीक है, आजकल पृथ्वी, तो इसको जो है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और हो सके प्रश्न पूछ दिया जाए कि गोंडवाना लैंड का कौन सा महाद्वीप किस लैंड का हिस्सा था, तो ये, और ये याद कीजिए, ये है पेंजिया। ठीक है, ये पूरा पेंजिया था, और ये था पैंथलासा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा पेंजिया क्या है और पैंथलासा क्या है। चलिए अपने प्रश्न की तरफ फिर से लौटते हैं। हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तो भारत के भूकंप किसके वजह से आती है? तो भारत में जो भूकंप आती है, भारत में, नेपाल में, ये जो भूकंप आती है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ये सब भूकंप प्रतीत क्षेत्र है। तो ये भूकंप जो है किस पेटी द्वारा आता है? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी द्वारा आता है भारत में भूकंप। ठीक है, भूकंप के प्रमुख ऐसे 5 पेटियां हैं, कौन कौन है? प्रशांत महासागर पेटी जो सबसे बड़ी है। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी जो एशिया में क्या होता है, इसके वजह से क्या आता है, भूकंप आती है ज़्यादा। ये आ गया आपका मध्य अटलांटिक पेटी, और ये आपका हो गया अन्य छोटे प्लेट भी हैं, आपको मैंने बताया था 20 छोटे छोटे प्लेट हैं।
तो आपको इसको पिक्चर में दिखा देता हूँ ताकि आपको सहूलियत से याद हो जाए। तो ये देखिए, ये जो पेटी है ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसके वजह से भारत में और एशिया में क्या आती है, भूकंप आती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पैसिफिक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पैसिफिक। ये आपका अटलांटिक वाला हिस्सा हो गया। यहाँ जब भूकंप आती है ना तो ये दो प्लेट अलग होते हैं। ठीक है, दो प्लेट का अलगाव की वजह से यहाँ पर क्या है, अटलांटिक में भूकंप आती है। ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से पृथ्वी के अंदर का जो ज्वालामुखी है यानी कि मैग्मा है वो फूट कर बाहर आने लगती है, और फूट कर जब बाहर आती है तो वो ठंडे होकर के एक कटक का निर्माण कर लेती है। किस चीज़ का, कटक का निर्माण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, कटक का निर्माण कर लेती है। आपने कभी देखा होगा कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े पथरीले स्तंभ बने होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ टाइप के होते हैं, तो ये सभी कटक का हिस्सा है। और यही कटक जब समुद्र से बाहर आ जाती है तो उसे सागरीय चोटी कहते हैं। जैसे आपको इसमें दिखा देता हूँ मैं कैसे होते हैं ये सभी जो ये आपका क्या है, सतह है, पृथ्वी का सतह है। ठीक है, और ये है आपका यहाँ पर क्या बन गया है, थोड़ा सा वीडियो में रोकता। तो ये मैंने आपके लिए पिक्चर ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो ये जो भाग है, ठीक है, पृथ्वी का ये भाग, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, मग्न तट। ठीक है, इसको मग्न तट कहा जाता है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा मग्न तट के बारे में। आपको हो सकता है या पता ना हो कि मग्न तट होता क्या है, मग्न ढाल होता क्या है, समुद्री सागर होता क्या है। ठीक है, द्रोणी क्या होता है, तो ये देख लीजिए, इसमें मैं बता देता हूँ। तो ये जो होता है समुद्र के किनारे, ठीक है, जहाँ बीच ये सब होती हैं, तो समुद्र के किनारे आपका मग्न तट होता है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका होता है ये जो भाग है, ये हिस्सा क्या है, ये आपका मग्न ढाल है। और ये हिस्सा क्या है, तो ये जो है आपका मग्न तट है, ये मग्न ढाल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये है समुद्री महासागरीय सागर है। इसी में आपका सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, इसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो कैसे पेट्रोलियम निकालते हैं, एक जहाज़ आती है, इसमें से दो पैंप डाल दिया जाता है। एक पैंप क्या करता है, प्रेशर नीचे देता है। ठीक है, और जब ये प्रेशर देता है दूसरा पैंप, तो ये दूसरे पैंप के थ्रू क्या होता है, पेट्रोलियम बाहर निकाल ली जाती है और दूसरे टैंकों जहाज़ों पर लोड करके उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर लगभग 60 से 70% जो पेट्रोलियम है महासागरीय मैदान से प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ से आपको 20% से 20 से 30% के बीच में, ठीक है, आपको मग्न तट से पेट्रोलियम निकाल ली जाती है। जैसे कि आपका यहाँ बम्बई हाई है, तो ये एक समुद्री मग्न तट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जो नीचे गड्ढे हैं ये सबको द्रोणी कहा जाता है या गर्त, और सबसे निचला गड्ढा जो है यानी कि गर्त है, द्रोणी जो है, जो पृथ्वी के सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है, तो इसी को आपको कहा जाता है मरियाना, क्या है, मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। ठीक है, जिसमें चैलेंजर द्वीप है, सुने होंगे चैलेंजर गर्त, मरियाना गर्त। तो यहाँ सबसे निचले हिस्सा जो है जो कि पैसिफिक में है। और ये हो गया आपका कटक। ये सब क्या होता है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, ये सब ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। ज्वालामुखी फूटता है, अंदर से बाहर निकलता है। जब दो प्लेट अलग हो जाते हैं तो ज्वालामुखी अंदर से बाहर आता है और इसी में ठंडा होकर पत्थर का रूप ले लेता है। ये सभी आग्नेय चट्टान के भाग हैं। तो जो समुद्र के तल के अंदर तक रहते हैं उसको कटक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कटक। ठीक है, और यही जो कटक है समुद्र के बाहर दिखने लगते हैं। कभी कभी देखोगे समुद्र के बाहर जो है ऊपर में आपको पथरीला या पहाड़ जैसा भाग हिस्सा दिखता है, तो इसी को समुद्री चोटी कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो टाइटैनिक था जो कि 1912 में डूब गई थी, तो इसी कटक में टकराने के वजह से डूबी थी। और कटक का सबसे लंबा जो भाग है ना, सबसे बड़ा कटक का जो मतलब उपस्थित है वो है अटलांटिक महासागर में, और वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये सब आग्नेय चट्टान के भाग हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इसी तरह से कुछ नए फैक्ट्स जानने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तभी मैं आपके लिए और भी वीडियो ऐसे बनाऊंगा डिटेल के साथ, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें
ठीक है। कंपटीशन का है, बहुत लोग शेयर तो करते नहीं कंपटीशन की वजह से, लेकिन दोस्तों ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियो आपको बता सकूं। ये सभी ज़्यादातर चैनल आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ाते भी नहीं हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों चलिए अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा प्रश्न कहाँ था? थोड़ी वीडियो लंबी बन जा रही है, लेकिन डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी ही दोस्तों, इसलिए पूरा देख लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए ही है। मेरे फ़ायदे की तो कुछ है नहीं इसमें, मुझे तो ये सब जितने बता रहा हूँ तो मुझे पता ही है, आप भी कुछ जान लीजिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कटक स्थलाकृत, कटक जो है स्थलाकृति कहाँ पर देखने को मिलती है? तो महासागर में। तो अब तो ये दोस्तों ये इसका जवाब अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आप तो बना ही सकते हैं कि कटक जो है कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये महासागर में। और दुनिया का सबसे बड़ी कटक मध्य महासागरीय कटक जो है वो अटलांटिक महासागर में, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी को सर्वोच्च चोटी कौन है? रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट। आई होप दोस्तों ये सब जानकारी आपको अन्य किसी वीडियो में नहीं मिलती, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको अगर ऐसे जानकारी और भी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये आइबेरिया प्रायद्वीप में है, ठीक है। मेसेटा का पठार जो है वो आइबेरिया प्रायद्वीप में है, ठीक है। आइबेरिया प्रायद्वीप पर ही आपका क्या है? स्पेन और पुर्तगाल स्थित है। इसके भी क्वेश्चन मैंने आगे सेट में दिया है, अगर पूछ दे कि आइबेरिया प्रायद्वीप पर कौन से देश हैं तो पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। क्या पता इसमें है कि नहीं दिख सकता है, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये है आइबेरिया प्रायद्वीप, इसी पर आपका स्पेन और पुर्तगाल है, ठीक है दोस्तों। आइबेरिया प्रायद्वीप यही है। चलिए अपने प्रश्न की तरफ लौटते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोल सकने की छूट है लेकिन वोट देने के अधिकार नहीं है? ये किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को एक अधिकार है कि आप किसी भी सदन में बैठकर बोल सकते हैं, किसी भी विधेयक पर अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन उस पर वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 88 के तहत है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है? तो ये अनुच्छेद 124 में है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में है। और मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 123 के तहत है, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस में है? तो 213 यानी कि 213 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं तो उसके बाद भारी प्लेट जो है ऊपर की ओर क्या होता है ना, मुड़ जाती है। मान लीजिए ये दो प्लेट है, ठीक है, ये जब आपस में टकराएंगे ना तो जो भारी प्लेट है ना वो ऊपर और जो हल्की प्लेट है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। नीचे कहाँ चली जाती है? तो स्टेनोस्फीयर में चली जाती है, जहाँ पर क्या है आपका लावा मैग्मा है, और ये लगातार टकराव होते रहते हैं, ठीक है। ये लगातार जो टकराव है होते रहते हैं, और ये कहाँ चले जाती है? स्टेनोस्फीयर में, जो हल्की प्लेट है, और ये जो भारी प्लेट है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है और एक पर्वत का निर्माण कर देती है, जिसे वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत। और ये हमारा जो हिमालय है ये वलित पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आराकामा योमा पर्वत है, कुल्लू सार पर्वत चीन में, आराकामा योमा म्यांमार में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, हिमालय क्या है भारत में, रॉकी पर्वत कहाँ है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है ना कि हर लगातार इसमें टकराव होते रहती है और इनकी जो ऊंचाइयां हैं बढ़ती रहती है। इसका एग्जाम्पल है कि हिमालय पहले जो 8848 यानी 8848 मीटर लंबी थी, जो कि अब इसमें 2 मीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 8850 मीटर की ऊंचाई हो गई है। तो लगातार इसमें क्या होते हैं? टकराव होते रहते हैं, और ये ऊपर भारी वाला प्लेट ऊपर उठते जाती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी नहर है जो है एशिया, कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है? तो एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा स्वेज नहर बनाती है। आप इसको मैप में देख लीजिए, इसी मैप में हो सके दिख जाए। तो ये है आपका एशिया, यहाँ पर आपका एशिया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा में, और यहाँ अफ्रीका है। तो इस बीच में एक स्वेज नहर है जो कि एशिया और अफ्रीका के बीच क्या बना देती है? सीमा बना देती है दोस्तों, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के बीच क्या बना देती है? सीमा बना देती है। आप इसमें भी देख सकते हैं,
यहाँ पर अभी तो साफ इसमें दिख नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, बस याद कर लीजिए कि यहाँ पर क्या है, स्वेज नहर है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों, ये स्वेज नहर है। यहाँ पर आपका क्या है, एक सेकंड चलने दीजिए पेन। यहाँ मान लीजिए अफ्रीका है और यहाँ एशिया है, ठीक है। तो स्वेज नहर क्या करती है, एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा बना देती है, ठीक है। और स्वेज नहर के बनने के बाद यूरोप और भारत यानी कि एशिया में, ठीक है, यूरोप और भारत के बीच की दूरी कितनी घट गई, तो 7000 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकती है एग्जाम में, ठीक है। 7000 मीटर की क्या बनी है, दूरी कम गई है, 7000 किलोमीटर की दूरी कम गई किसके बीच, यूरोप और भारत के बीच में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है। जैसे भारत में हमने पढ़ा है कि सबसे उत्तरी भाग कौन है, तो इंदिरा कौल है। और कौल का अर्थ मैंने बताया था कि ये बर्फ में एक ऐसी स्थलाकृति बन जाती है गुफा के तरह, जिसमें एक जगह से दूसरे जगह यानी आर पार किया जा सके, गुफा की तरह होता है, इधर से घुसे उधर से निकल गए, तो वो कौल कहलाता है। और ये आपको लद्दाख में इंदिरा कौल। उसी तरह से एशिया का भी सबसे उत्तरी बिंदु है, तो उसका वो जो है चिल्यूस्किन है। क्या है, एशिया के सबसे उत्तरी बिंदु यानी कि सबसे उत्तरी भाग चिल्यूस्किन अंतरीप है, जिसको जो क्या है, रूस में है, ठीक है। आगे पढ़ ले तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तांजुन पियाई, जो कि मलेशिया में है, ठीक है। तांजुन पियाई जो है एशिया के सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक है। एशिया के सबसे पूर्वी भाग कौन है, तो देजनोवा अंतरीप है, ठीक है। देजनोवा अंतरीप जो कि साइबेरिया रूस में है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु है वास्पोरस अंतरीप। ये वास्पोरस जल संधि भी है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर संधि पूछ दे जल संधि, तो ये वास्पोरस जल संधि जो है एशिया यूरोप को अलग करती है। और ये एशिया के सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि तुर्की में है। वास्पोरस जल संधि कहाँ है, तो तुर्की में। चलिए अगला है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि मैंने बताया ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ये डूब चुकी है 2004 के सुनामी की वजह से। पूर्वी बिंदु किबुथु, अरुणाचल प्रदेश की किबुथु में है। और पश्चिमी गुजरात के गौर माता या गुहार माता भी, मोती भी इसको बोलते हैं। चलिए अगला है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कपड़े सूती वस्त्र का उद्योग पाकिस्तान में फैसलाबाद में होता है, ठीक है। और कराची को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक या व्यापारिक नगर कहा जाता है, ठीक है। यदि पूछ दे पाकिस्तान का मैनचेस्टर तो फैसलाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, आइबेरिया प्रायद्वीप, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है अभी कुछ देर पहले, में कौन से दो स्थित हैं देश, तो पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है दोस्तों। आई होप मैंने इसकी मैपिंग में भी जगह दिखाई है। भारत के कितने % क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भारत के कितने % क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है, तो 40% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के हैं, एक खादर और एक बांगर। बांगर जो है सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बहुत कम आती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, पुरानी ही जलोढ़ मिट्टी रह जाती है, तो उसे बांगर कहते हैं। और जहाँ लगातार बाढ़ आते रहती है, हर साल बाढ़ आते रहती है, तो वहाँ पर नए नए जलोढ़ मिट्टी क्या होते रहते हैं, आती रहती है, ठीक है। तो नई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी, ठीक है। ये गेहूं के लिए, चावल के लिए प्रमुख फसल है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी आपको ज़्यादातर भारत के उत्तरी भाग में मिलेगा, ठीक है। उत्तर भारत में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, गोखुर झील का निर्माण, गोखुर झील का निर्माण जो है कौन करती है, तो ये नदियाँ करती हैं, ठीक है। नदियाँ कैसे, तो जब इस आकार की घाटी जो होती है, यानी कि नदियाँ ऐसे ऐसे घूम कर जाती हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब नदियाँ ऐसे मुड़ती हैं, तो मान लीजिए यहाँ से मुड़ने के दौरान, ठीक है, यहाँ से मुड़ने की कोशिश करती है, तो सामने भी क्या करती हैं, हमेशा लगातार फोर्स लगाती रहती है, ठीक है। ये तो रास्ता है ही, लेकिन सामने भी क्या करती है, फोर्स लगाती रहती है। एक वक्त आता है कि लगाते ये क्या करती है, इसको सीधे निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर पानी न छोड़कर यहाँ सीधे निकलती है। आपने देखा होगा गंगा नदी में जा रही थी, इधर से निकल गई इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, इस आकार की यहाँ पर ये गोखुर
क्या बोलता है, एक सेकंड रुक जाइए। ये गोखुर झील का निर्माण यहाँ कर देती है, ठीक है। गोखुर गाय के खुर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं, ठीक है। गोखुर झील का निर्माण यहाँ हो जाता है। यहाँ पर पानी आना बंद, ये पानी नदियाँ क्या करती है, सीधे चली जाती है। फिर इधर क्या करेंगे, लगातार फोर्स लगाएंगे, धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि यहाँ पर इसको भी काट देगी, फिर ये गोखुर झील का निर्माण कर जाएगा, ठीक है। ये पूछ लिया जाए कि किस तरह की घाटी में बनेगा, तो इस तरह की घाटी में बनता है, इस आकार की घाटी पर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है भी आकार की घाटी कौन बनाती है, तो नदियाँ ही बनाती है। यू आकार की घाटी कौन बनाती है, तो ये बर्फ द्वारा बनता है। यू आकार की घाटी बर्फ द्वारा निर्माण होता है। भी आकार की घाटी नदियों द्वारा निर्माण होता है। एस आकार की घाटी नदियों द्वारा, गोखुर झील नदियों द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन फसल के रूप में किस तरह का फसल को जाना जाता है, तो यह है रवि फसल, ठीक है। शीतकालीन फसल के रूप में किसे जाना जाता है, तो रवि फसल को जाना जाता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो लंबी लगे तो आप इसे स्पीड कर करके, ठीक है, स्पीड मोड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका समय बच जाए और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो शीतकालीन फसल किसे कहा जाता है, तो ये रवि फसल को कहा जाता है, जो कि जाड़े के मौसम में उगती है, ठीक है। जाड़े के मौसम में गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ये सभी क्या होते हैं, उगाए जाते हैं, जो कि क्या है, रवि फसल है। तो शीतकालीन फसल रवि फसल, ग्रीष्मकालीन फसल बोले तो खरीफ फसल, ठीक है। और जायद फसल कब उगाई जाती है, तो ये आपको मिड ईयर में, ठीक है, बीच वाले जून जुलाई के बीच में उगाई जाती है, ठीक है, मार्च से जून जुलाई में। जिसमें आपको जायद फसल में कौन आती है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब तो आप जानते हैं, ये सभी जायद फसल हैं। खीरा, भिंडी, ठीक है दोस्तों। खरीफ फसल में जो गर्मी के यानी कि बरसात में लगती है, बरसात के मौसम आती है तो उसमें लगती है, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है। ऐसे फसल को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सभी खरीफ फसल हैं, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी क्या है, रवि फसल। रवि फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। याद कर लीजिएगा, रवि फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, और कटाई जो होती है वो मार्च से अप्रैल के बीच, ठीक है। और जब रवि फसल कटेगा तो खरीफ लगेगी, यानी कि जून जुलाई के बाद खरीफ लगेगी, और उसके बाद उसकी खरीफ की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। जायद फसल का जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में लगती है, एक आध 2 महीना के लिए वो लगती है, ठीक है, और वो जून जुलाई तक ख़त्म हो जाती है, कट जाती है। मुझे आशा कि आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न यानी कि 50वां प्रश्न क्या है, रवेदार चट्टान में किस प्रकार की खनिज पाए जाते हैं। रवेदार चट्टान किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, तो लौह खनिज, ठीक है दोस्तों। लौह खनिज कहाँ पाए जाते हैं, रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अग्नेय चट्टान में। अब ये लौह खनिज होते हैं, एक और अलौह खनिज। लौह खनिज जिसमें लोहा की मात्रा हो, जैसे कि लोहा अयस्क हो गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, ये सब तो अयस्क है। मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सभी लौह खनिज है, ठीक है। इसमें चुंबक के पास ले जाए तो चुंबक चिपक जाएंगे, चुंबक में चिपक जाएंगे। अलौह में हो जाएंगे क्या बोलता है, तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये सभी आपको अलौह खनिज होते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के, सभी प्रकार के चट्टानों में मिलती हैं। और अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फोट, ठीक है, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फोट, ये सब सुने होंगे नाम, सबको पता है। तो ये सब परतदार चट्टानों में मिलती है, ठीक है। परतदार चट्टानें ज़्यादातर, परतदार चट्टानें कहते किसको हैं, तो ये अवसादी चट्टान को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, अवसादी चट्टान को कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर हमारे जितने भी प्रश्न हैं ये सभी खत्म होते हैं। अगर आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और आप चाहता हूँ कि ऐसे ही मेहनत आपके लिए मैं करता रहूँ, बनाता रहूँ वीडियो, और नए नए जीके, ठीक है, नए नए जीके आपके लिए खोज कर लाऊँ, और उसको डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तृत रूप में समझा करके आपको उसके सामने पेश करूँ, आपके लिए पेश करूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे क्या बोलूँ, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, ठीक है। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, ठीक है।
और उसका डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का वो आपको मैं दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।